मेरे पतिदेव को चलते फिरते मुझे छेड़ते हुए शरारत करने की आदत है। वे कभी गाल छू लेते हैं तो कभी कमर पर चुटकी ले लेते हैं। यह भी नहीं देखते हैं कि आसपास कोई है या नहीं, बस मेरे प्रति अपना ढेर सारे प्यार को सरेआम जता देते हैं। मेरे मना करने पर तो शर्म करो, कहने पर कहते हैं अरे यार अपनी खुद की बाकायदा बीवी को छेड़ रहा हूँ, कोई राह चलती लड़की को नहीं। और प्यार तो ही जता रहा हूँ, सता थोड़ी न रहा हूँ, समझी जानू। बेशक मुझे भी उनका यूँ प्यार जताना गुदगुदा जाता है। कभी चुपके से मैं भी इनकी पप्पी ले लेती हूँ, हम मियाँ बीवी जो हैं। पर एक दो बार मैंने नोटिस किया है कि मेरी काम वाली गीता हम पति पत्नी की ये अटखेलियाँ दरवाजे के पीछे खड़ी रहकर छिप छिप कर देखती है। पहले तो मुझे लगा कि यह मेरा भ्रम है, पर अब तो गीता ऐसी हरकतें बार बार करने लगी थी। वैसे गीता बहुत अच्छी है, स्वभाव भी मिलनसार और काम भी परफेक्ट, कभी शिकायत का मौका नहीं देती। जब वह कुंवारी थी तभी से हमारे घर में काम कर रही है। अभी 1 साल पहले ही उसकी शादी हुई थी, ससुराल यहीं पास में ही है, तो शादी के बाद भी गीता ने काम नहीं छोड़ा। वह हमारे परिवार से घुल मिल गई है। दरअसल कुंवारी लड़कियों को ऐसी हरकतें देखने की उत्सुकता रहती है, पर गीता की तो अब शादी हो गई है। उसका पति भी उसे प्यार करता होगा, शारीरिक सुख देता होगा, फिर हमें ये प्यार जताते देखने की इतनी ललक क्यों है। मैंने अपने पति अभिराज को इसके बारे में बताया भी, पर उन्होंने बात को मजाक में टाल दिया। पर अब मैं सतर्क हो गई थी। जब गीता काम करने आती थी तब मैं अपने पति से दूरी बनाने की कोशिश करती थी। यूं ही साल भर बीत गया। एक दिन बिना बताए गीता काम पर नहीं आई। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि जब छुट्टी लेनी होती है तब वह बताकर ही जाती है या फिर फ़ोन पर कह देती है। हमने सोचा कि आ गया होगा कोई काम, पर जब वह दूसरे दिन भी नहीं आई तो मैंने उसके पति को फ़ोन लगाया, पर कोई रिप्लाई नहीं आया। मैंने अभिराज से कहा चलिए ना गीता के घर, मुझे फ़िक्र हो रही है, ज़रूर कुछ हुआ है, वरना गीता यूँ बिना बताए कभी छुट्टी नहीं लेती। इनको ज़्यादा फ़िक्र नहीं थी तो बोले अरे सालू कोई दूसरी काम वाली रख लेना यार, कहाँ दूसरे के झमेलों में पड़ती हो। मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है, मैं चलता हूँ। पर मेरे मन को चैन नहीं था, तो इनके ऑफिस जाते ही मैं एक्टिवा लेकर निकल गई। एक बार भारी बारिश थी तो हम गीता को गाड़ी में छोड़ने गए थे। पास वाली बस्ती में ही रहती है, इसलिए घर देखा हुआ था। मैंने एक्टिवा गली के नाके पर पार्क की और छोटी सी पगडंडी पर चलते हुए उसके घर पहुंची। देखा तो गीता की सास आंगन में बैठी लहसुन छील रही थी। मैंने पूछा मौसी गीता कहाँ है, 2 दिन से काम पर नहीं आई हैं। यह सुनते ही मौसी तुनक कर खड़ी हो गई और दहाड़ते हुए बोली ना मत लो उस उल्टी का, हमारी इज्जत पर पानी फेर दिया है उसने, कमर जली ने। मैंने हकीकत जाननी चाही, पर वे गीता को गालियां देती मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद करके भीतर चली गईं। पड़ोस के घर में खड़ी एक लड़की चुपके से मुझे देख रही थी। मैं उसके पास गई तो वह भी दरवाज़ा बंद करने लगी, पर मैंने धक्का देकर दरवाज़ा खोल दिया और पूछा अगर तुम्हें पता हो तो सिर्फ इतना बता दो कि गीता कहाँ है। सरकारी अस्पताल में, कहकर वह लड़की दरवाज़ा बंद करके चली गई। मैंने एक्टिवा ली और सरकारी अस्पताल आ गई। कितनी देर इधर उधर भटकते हुए मुश्किल से गीता को ढूंढा। देखा तो वहाँ पुलिस भी थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि गीता ने ऐसा क्या किया होगा।
मैं नज़दीक गई तो मुझे देखकर गीता ने शर्म के मारे चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। मैं एक कुर्सी पर बैठ गई और गीता से कहा, इधर देखो। गीता नज़रें झुकाए बोली, मैडम आप यहाँ? मैंने कहा, जब तुमने कोई खबर नहीं दी तो मुझे आना ही पड़ा। बताओ भी क्या हुआ है? कहीं गिर विर गई है या किसी ने मारा? एकाएक बात बताओ। गीता ने कहा, मैडम सब बताऊंगी, थोड़ी देर ठीक हो जाऊं, फिर घर आती हूं। यहाँ कुछ बताना ठीक नहीं। मेरी बात सुनकर आप भी इंसाफ करना कि मैं सही हूँ या गलत। मुझे लगा कि शायद कोई गंभीर बात है, इसलिए मैंने कहा, ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगी। ये ले 5000 रुपये रख ले, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो फ़ोन करके बता देना। और मैं घर आ गई। सबसे पहले जब गीता ठीक होकर वापस नहीं आती तब तक किसी दूसरी कामवाली का इंतज़ाम करना पड़ेगा। इंटरकॉम पर पूरी सोसाइटी से पूछ लिया, सविता नाम की एक कामवाली मिल गई। मैंने अपने पति को गीता के बारे में बताया, पर हमदर्दी के बदले डांट मिली। यार, हम नई कामवाली मिल गई है ना, छोड़ो कि गीता की लाइफ में क्या हुआ, वह जानने की तुम्हें क्या ज़रूरत है। फिर भी मेरे मन में गीता के प्रति अपनापन था। सालों से वह हमारी ज़िंदगी का हिस्सा रही है। अगर वह किसी मुसीबत में है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है उसकी मदद करना। आहिस्ता आहिस्ता 2 महीने बीत गए। एक दिन अचानक गीता का फ़ोन आया, मैडम आप घर पर हैं क्या? मैंने कहा, हाँ घर पर ही हूँ। वह बोली, अभी आई। गैस पर चाय चढ़ाकर मैं गीता की कहानी सुनने के लिए खुद को तैयार करने लगी कि दरवाजे की घंटी बजी। गीता ही थी। मैंने पूछा, कैसी हो अब? मैडम, तन के घाव तो ठीक हो गए हैं, मन में जो पीड़ा और जलन है उसका इलाज कैसे करूं? मैंने पानी और चाय पीला कर गीता को शांत करवाया। मैंने भी चाय पी और कहा, चल अब दोनों शांति से बात करते हैं। बता। गीता ने कहा, मैडम सबसे पहले आप बताइए कि क्या सिर्फ पेट की भूख की ही तन को जलाती है? जवाब, खून को तन की प्यास भी लगती है कि नहीं? सेक्स के लिए शारीरिक ज़रूरत जितनी मर्दों को जलाती है उतने ही औरतों को भी जलाती है कि नहीं? शादी के बाद भी इस जोश का इलाज न हो तो औरत को क्या करना चाहिए? मैडम, मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं, पर अभी तक कुंवारी हूँ। मेरा पति संजय नामर्द है। आज तक उसने मुझे छुआ तक नहीं। मेरे भीतर का जोश लावा की तरह धधक रहा है। अगर यही सब मर्द के साथ होता तो अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए वह कहीं भी मुँह मारता कि नहीं? कौन इस तन की आग से बच पाया है? एक लड़की कितने सपनों आँखों में भरकर शादी करती है, पति के प्यार को तरसती है, पर मेरे नसीब खोटे की मुझे एक ऐसा पति मिला जो औरत की जिस्मानी ज़रूरत पूरी करने में नाकाम है। मैंने कहा, गीता तू इस बिना पर अपने पति से तलाक ले सकती है और दूसरी शादी कर सकती है। गीता ने कहा, मैडम हमारे समाज में एक बार लड़की जिस घर में ब्याह दी जाती है वहीं से उसकी अर्थी उठती है। तलाकशुदा लड़की का पूरा समाज बहिष्कार करता है। मैडम, इसी नामर्द के साथ मुझे ज़िंदगी बितानी होगी, तिल-मिल मरना होगा। मेरे जेठ जेठानी का कमरा हमारे कमरे के पास ही है। आधी रात उन दोनों के कमरों से आ रही प्यार भरी मद भरी आवाज़ें मेरे कानों से ऐसे चुभती हैं जैसे धधकता लावा किसी ने मेरे कानों में उड़ेल दिया हो। जेठ जी के बदन मसलने पर जेठानी के मुंह से निकलती आहें और सिसकियाँ मेरे भीतर हवस की ज्वाला भड़का देती है। मैं बेकाबू सी अपने पति से लिपटकर उनको जोश में लाने की कोशिश करती हूँ, पर उस ठंडे समुद्र में उफान उठता ही नहीं। आपको शायद पता होगा कि साहब जब आपको छेड़ते और शरारत करते थे तब मैं चुपके से देखती थी।
आपको देखकर मेरा भी मन करता है कि कोई मुझे भी छेड़े और मुझे भी प्यार करे। एक दिन मेरे ताऊ ससुर का लड़का बनराज घर आया था। एकदम बांका जवान। उसके गठीले बदन को देखकर मेरे भीतर खलबली सी मच गई। उसकी नज़र मेरे ऊपर पड़ते ही मैंने होठों पर जीभ रगड़कर अपनी प्यास जाहिर कर दी। फिर तो वह बार बार हमारे घर आने लगा। हम दोनों एक दूसरे को जी जान से चाहने लगे। एक दिन मेरी बुआ सास की लड़की की सगाई थी, तो घर के सारे लोग पड़ोस के गांव जा रहे थे, पर मैं पेट दर्द का बहाना बनाकर घर पर ही रुक गई। फिर जैसे ही सब गए, मैंने बनराज को अपने घर बुला लिया और उस दिन मैंने अपने कुंवारेपन को बनराज को सौंप दिया। मैं जानती हूँ कि मैंने गलत किया और शादीशुदा होकर एक गैर मर्द के साथ रिश्ता बनाया, पर परंपरा के नाम पर अपने एहसासों का खून मुझे हरगिज मंजूर नहीं था। इस पूरे कांड को मैं गलती सिर्फ मेरे पति संजय की थी, जिसने जानबूझकर मेरी ज़िंदगी खराब की। इसलिए मैंने अपनी आग बुझाने का जो रास्ता सही लगा वह अपनाया। उस दिन मैंने बनराज के भीतर जी भरकर एक दूसरे पर प्यार लुटाया। उसके बाद जब मौका मिलता, बनराज मेरी शारीरिक ज़रूरत पूरी कर देता। मैडम, मैंने सिर्फ सेक्स के लिए बनराज से रिश्ता नहीं बनाया, बल्कि हम दोनों एक दूसरे से दिलो जान से प्यार भी करते हैं। लेकिन एक दिन में और बनराज की छत पर एक दूसरे के प्यार में पागल होते खोए थे कि मेरे पति ने हमें ऐसी हालत में देख लिया। वह पास ही पड़ी लाठी उठाकर मुझ पर पीटने लगा, पर मैं दिलजली अधूरी प्यासी थी, इसलिए उसके हाथों से लाठी छीनकर मैं उस नामर्द पर ऐसे टूट पड़ी कि सारी हड्डियों का चूरमा बना दिया। अब आप ही बताइए कि मैंने क्या गलत किया। सारा किस्सा सुनने के बाद मुझे गीता किसी पहलू से गलत नहीं लगी, बस उसने हालात को उलझा दिया था। मैंने गीता को समझाने की कोशिश की, तुम और संजय आमने सामने बैठकर इस मसले का हल निकालो। गीता ने कहा, मैडम अब जो भी अंजाम हो, पर मैं उस नामर्द के साथ एक दिन भी नहीं बिता सकती। कुछ भी करे, इससे छुटकारा पाना चाहती हूँ और बनराज के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। परिवार और समाज के डर से मुझे अपनी ज़िंदगी ढोनी नहीं, बल्कि जश्न सी जीनी है। गीता की आंखों में प्यार की खुमारी और हिम्मत को देखकर मैंने गीता को जगह खुद को रख कर देखा, तो किसी पहलू से गीता मुझे गलत नहीं लगी। मैंने उससे कहा, देखो तुम गलत बिल्कुल नहीं हो, प्यार और जंग में सब जायज़ है। शादी टूटने में हर बार औरत की जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि इस तरह थोपा गया रिश्ता टूट जाए वही सही है। गीता मेरे गले लगते हुए बोली, मेरी भावनाओं को समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अब मैं हिम्मत आ गई। मैडम, जब तक यह मामला सुलझ न जाए तब तक शायद काम पर ना आ सकूँगी, पर वादा करती हूँ कि सब ठीक होते ही वापस काम पर ज़रूर लौट आऊँगी। कहकर गीता चली गई। इस बात को 4-5 महीने हो गए थे। मैं तो गीता को भूलने भी लगी थी कि एक दिन अखबार में पढ़ा कि एक शरीफ पति के हाथों गीता नाम की एक बदचलन औरत का कत्ल। मैंने तस्वीरें ध्यान से देखीं और मन ही मन बोली कि यह तो मेरी वाली गीता है। मैं तुरंत उस अखबार के दफ्तर गई और संपादक की सारी सच्चाई बताकर कहा, कल के अखबार में अब वही छपेगा जो अब मैं कहने जा रही हूँ। दूसरे दिन उस अखबार में खबर थी कि कल वाले मर्डर केस में एक सनसनीखेज खुलासा, एक नामर्द पति के हाथों गीता नाम की मासूम और शादी के नाम पर छली गई औरत की हत्या। यह पढ़कर मुझे संतोष मिला। मैं सोचने लगी, पाखंडी समाज में न जाने ऐसी कितनी गीताएं दूसरे की गलती के चलते बलि चढ़ जाती होंगी। सहाना सिर्फ औरतों के हिस्से ही क्यों आता है। इतने में पति देव ने चुटकी बजाते हुए मेरे ख्यालों की डोर तोड़ते हुए कहा,
हेलो बीवी, एक कप चाय मिलेगी क्या? मैं मुस्कुराते हुए अविराज के गले लग गई। दोस्तों, इस कहानी को सुनाना किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। आपको बताना है कि आप अपने बच्चों से बीच बीच में बात करते रहें। वो कहाँ जाते हैं, किसके साथ रहते हैं और क्या खाते पीते हैं। दोस्तों, मिलते हैं किसी एक और ऐसी ही इंटरेस्टेड कहानी में। तब तक आप अपने परिवार के साथ सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।